Hello everyone, my name is Richa Sharma and I am working as an English faculty here at RN's Guru. जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैं आपसे नाउन डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रोनाउन डिस्कस कर चुकी हूँ और वर्ब्स हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स तो मैंने आपको एडजेक्टिव्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट प्रोनाउन वाले टॉपिक में समझाया था। थोड़ा सा पहले वाली चीज़ भी मैं रिपीट कर देती हूँ। नाउन एनीथिंग विच यू कैन टच एंड विच यू कैन फील इज अ नाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द वर्ड्स जिसको आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम है उसकी जगह पे शी लगा सकती हूँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्रोवाइड करना है मैं हर लगा सकती हूँ। उस तरीके से मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करवाए थे। एडजेक्टिव मैंने वहीं पे आपको बताया था, विशेषण जिनको हिंदी में बोला जाता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन देंगे, या तो वो क्वालिटी बताएंगे या क्वांटिटी बताएंगे नाउन या प्रोनाउन की। क्वालिटी या क्वांटिटी क्या है, हल्का सा मैं आपको ये बता देती हूँ। शी इज अ गुड गर्ल। क्योंकि हम प्रोनाउन कर चुके हैं तो हमें पता है दिस इज आवर नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दिस इज माय मेन वर्ब आर्टिकल। गर्ल यहाँ पे नाउन है और जो नाउन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है वो मेरा एडजेक्टिव है। मतलब लड़की कैसी है, अच्छी लड़की है, तो वो नाउन के बारे में मुझे पता चला है कि मेरा जो नाउन जो कि एक लड़की है वो कैसी है, अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्पेसिफिकली ये एक क्वालिटी एडजेक्टिव है बिकॉज मुझे यहाँ से क्वालिटी पता चल रही है किसी की, किसी नाउन या प्रोनाउन की। इसी को अगर मैं ऐसे बोलूँ, आई have a few notebooks. I have a few notebooks. I यहाँ पे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, have यहाँ पे मेन वर्ब है, a few ये मैंने आपसे नाउन वाले केस में डिस्कस किया था। जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन देख रहे थे तब मैंने आपसे फ्यू और लिटिल का केस डिस्कस किया था। मैंने बोला था आप काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा फ्यू लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं के मैंने आपसे तीन केसेस डिस्कस किए थे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो वो जो चीज़ मैंने आपसे नाउन में डिस्कस की थी वो एडजेक्टिव्स थे। मैंने बोला क्या था कि अगर काउंटेबल नाउन है उसके साथ आप ये वाला एडजेक्टिव लगाएंगे, और अनकाउंटेबल नाउन है जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर होता है या शुगर होता है तो यहाँ पे आप लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये एक नाउन स्पेसिफिकली काउंटेबल नाउन, ठीक है। लेकिन ये मुझे यहाँ पे मात्रा बता रहा है कि मेरे पास कुछ नोटबुक्स हैं, ठीक है, अ फ्यू नोटबुक्स। तो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिकली एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव प्रोनाउन को डिस्टिंग्विश करने की चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखी थी। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज़ पहले उसको देखिए, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आई एडजेक्टिव्स को लेके। मैंने बोला था जनरली हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ बता देती हूँ, दिस इज माई house and this house is mine। ठीक है, तो यहाँ पे ये this ये एक प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। his यहाँ पे वर्ब है, my यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और house यहाँ पे एक नाउन है। दिस इज योर एडजेक्टिव एंड दिस इज योर नाउन। देखिए यही this यहाँ पे प्रोनाउन एक्ट कर रहा है, बट इस दिस को जब मैं नीचे लिख रही हूँ तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये वाली चीज़ एक नाउन है। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं प्लीज़ आप पीछे वाली क्लास पहले देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एडजेक्टिव पहचानने का ट्रिक जनरली क्या होता है, 90% केसेस में आपको ऐसा मिल जाएगा कि एडजेक्टिव के इमीडिएट बाद आपको नाउन देखने को मिल जाएगा। लॉजिकली तो मैंने इसी चीज़ समझा दिया आपको कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करे, ठीक है। उससे मुझे पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज़ मेरे नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ मॉडिफिकेशन कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो मैं पहचान लूँगी कि हाँ जी वहाँ पे वो जो शब्द है वो एक एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। एक ट्रिक भी बता दे रही हूँ कि 90% केसेस में एडजेक्टिव के इमीडिएट बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप दोनों आइडेंटिफाई कर लेंगे। वेराज प्रोनाउन के इमीडिएट बाद हमें वर्ब देखने को मिलती है बिकॉज प्रोनाउन खुद नाउन की जगह आ रखा है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे आप नोटिस करें तो एडजेक्टिव के इमीडिएट बाद हमें नाउन देखने को मिल रहा है, एडजेक्टिव के इमीडिएट बाद हमें देखने को नाउन मिलता है। ऐसे कुछ एग्जांपल दे देती हूँ जहाँ पे हमें एडजेक्टिव के इमीडिएट बाद नाउन देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल हम सेइंग वेदर इज प्लेजेंट, वेदर इज प्लेजेंट। वेदर वहाँ पे एक नाउन है,
इज वर्ब है। और वेदर के बारे में मुझे पता चल रहा है कि भाई आज मौसम कैसा है, प्लेजेंट मौसम है। तो जो मेरे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्लेजेंट वर्ड वहाँ पे एक्ट कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। प्रोनाउन का भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे जनरली हम बोलते हैं शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अ प्रोनाउन, इज द मेन वर्ड और आगे मैं बोली हूँ ब्यूटीफुल। तो वो जो ब्यूटीफुल है वो किसके बारे में, किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को, शी इज अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में मेरे को जिस शब्द ने इन्फॉर्मेशन दी वो मेरा एडजेक्टिव है। ये वो वाले एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको इमीडिएट बाद नाउन देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके के कुछ एक एग्जाम्पल भी आपको पढ़ेंगे, बट जब आपने लॉजिकली भी समझा है कि ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा वो मेरा एडजेक्टिव होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फ्यू वाला टॉपिक मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। नाउन वाली क्लास में मैंने बहुत डिटेल में आपसे ये डिस्कस किया है, तो उसको प्लीज़ आगे इसी सीरीज़ में वो शुरू में एक दो लेक्चर्स में है, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं जहाँ पे हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर आपने देखा हो मैंने हर जगह ही पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दैट इज पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करें, दैट शी इज अ गुड गर्ल। किसी गुड की अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री उठाऊँ, फॉर एग्जाम्पल शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। ओके, शी आपका प्रोनाउन है, इस यहाँ पे आपकी वर्ब है, उसके साथ ये जो आ रखा है, ये शब्द जो यहाँ आ रखा है, ये यहाँ पे आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। एक रूल याद रखिएगा, जब भी आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, जिस चीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे शी का कंपैरिजन मैं इस कैटेगरी से कर रही हूँ, मेक श्योर ये जो शी है इस कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, मान लीजिए हम किसी एक चीज़ का कंपैरिजन किसी एक बास्केट से कर रही हूँ जिसमें बहुत सारी वैसी ही चीज़ें हैं, ठीक है, ये शी भी गर्ल है, यहाँ भी मैं गर्ल्स की ही बात कर रही हूँ, बट जब भी मैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करूँगी, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा ये जो शी है जिसका कंपैरिजन मैं बाकी सबसे कर रही हूँ वो उस कैटेगरी से एक्सक्लूडेड होना चाहिए। उसको एक्सक्लूड करने के लिए ही मैंने यहाँ पे अदर का इस्तेमाल किया है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे ही लिखती, शी इज बेटर देन मे बी एनी गर्ल, ये ऐसे लिखती, शी इज बेटर देन ऑल गर्ल्स, ठीक है। अगर फिर मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग जब जाना है तो आप चेक करेंगे, अच्छा यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रखा है। रूल क्या होता है, जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रखा है, मैं इसको एडजेक्टिव क्यों बोली बिकॉज ये शी के बारे में है, शी इज बेटर, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में है, ठीक है। तो जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रखा है, आपने क्या देखना है, ये जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, मेक श्योर ये चीज उस कैटेगरी से एक्सक्लूडेड हो, उसमें इंक्लूड ना हो। बट जब मैं ऐसे बोली शी इज बेटर देन एनी गर्ल, अब एनी गर्ल में तो वो भी आती है, या फिर मैं ऐसे बोली शी इज बेटर देन ऑल गर्ल्स, तो उस ऑल गर्ल्स में तो वो शी भी इंक्लूडेड है ना, तो मुझे उसको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पे अदर का इस्तेमाल करती हूँ, ऑल अदर, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ ऑल लिखा है तो यहाँ पे मैं इसको प्लूरल लिखूंगी ऑब्वियसली, और एनी के साथ मैं इसको सिंगुलर रखूंगी। इसका भी कई बार एरर पूछ देता है कि एनी के साथ पीछे मैंने एस लगा दी, गर्ल्स लिख दिया, या ऑल के साथ मैंने गर्ल लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलती, शी इज द बेस्ट all other girls, she is the best of all other girls। यहाँ पे she मेरा प्रोनाउन है, is a verb है, the आर्टिकल है सुपरलेटिव से पहले, हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। अब ये बेस्ट यहाँ पे एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और आगे उस कैटेगरी से उसको चूज करके बोलिए सारी लड़कियों में से वो बेस्ट है। अब यहाँ पे रूल क्या होता है, जब भी आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, मेक श्योर जिस चीज़ को आप चूज कर रहे हैं ना कि वो बेस्ट है उन सब में से, वो चीज़ आपकी इस कैटेगरी में इंक्लूड होनी चाहिए। अपोजिट टू दैट, जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव का केस देख रहे थे मैंने बोला उससे एक्सक्लूड होनी चाहिए, यहाँ पे वो इंक्लूड होनी चाहिए। शी इज बेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स नहीं, शी इज बेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो वहाँ पे हम
इस चीज़ के साथ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जब भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करें, मेक श्योर जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। मेरा जब आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक श्योर आपकी ये चीज़ उस कैटेगरी में इंक्लूड होती है। यहाँ मुझे अदर हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अदर लगा रही हूँ तो मैं डेलिबरेटली उस कैटेगरी को निकाल रही हूँ। चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें से, बड़ा कॉमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमंड is more precious than any other metal। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें से बनता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे मोर प्रीशियस एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। मेरा रूल क्या बोलता है कि ये जो चीज़ है ये इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं बोली हूँ डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, सुनने में तो लग रहा है हाँ भाई अदर का इस्तेमाल किया है, हमने उसको उस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। बट यहाँ पे आपने अपनी लॉजिकल सेंस यूज करनी है। क्या डायमंड एक मेटल होता है? इज डायमंड अ मेटल? नो इट्स नॉट, इट्स अ नॉन मेटल। तो जब ये नॉन मेटल है और यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने मेटल उठाए हैं, तो डायमंड तो पहले ही मेटल की कैटेगरी से बाहर है, तो मैं यहाँ पे अदर क्यों लगाऊं, ठीक है। रादर जब मैं यहाँ अदर लगा रही हूँ तो मैं उसको डेलिबरेटली उस कैटेगरी में डाल रही हूँ जो मेरा एरर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी लॉजिकल सेंस यूज करनी है। जैसे एक और क्वेश्चन बनता है इसका, प्लास्टिक इज मोर यूजफुल देन एनी अदर नेचुरल मटेरियल। आई एम सेइंग प्लास्टिक इज मोर यूजफुल देन एनी अदर नेचुरल मटेरियल। अब मुझे पता है कि प्लास्टिक एक नेचुरल मटेरियल है नहीं, और उसका कंपैरिजन में नेचुरल मटेरियल से कर रही हूँ, तो वहाँ क्या मुझे अदर लगाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रादर जब मैं वहाँ पे अदर का इस्तेमाल करूँगी तब मैं उसको जानबूझ के डेलिबरेटली उस कैटेगरी में डाल रही हूँ, ठीक है। तो वो एक एरर बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए एडजेक्टिव किसी टॉपिक के साथ मैं आपको आर्टिकल्स के साथ नहीं करवाऊंगी, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट करवा दे रही हूँ आपको। ही इज, जनरली हम ऐसे बोलते हैं ही इज फास्टर, ही इज फास्टर देन आई। ये मैंने आपको प्रोनाउंस में भी बताया था कि यहाँ पे आप मी नहीं लिखते हैं, हम जब भी हम बोल वैसे जाते हैं, बट यहाँ पे करेक्ट यूज जो है आई का बनता है। अच्छा, अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूँ, ही इज एज फास्ट एज आई, बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं जो आपको चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये है कि एज डैश एज के साथ आप जब भी कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के लिए आप इन चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं एज डैश एज एंड सो डैश एज। इन दोनों चीज़ों का भी कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इनके साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाई जाती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं फास्टर लिखती तो वो एक एरर होता, ठीक है। इनके साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फास्ट, ठीक है। या मे बी स्मार्ट, स्मार्टर नहीं, फास्टर नहीं या फास्टेस्ट नहीं। ये यूज़ कंपैरिजन करने के लिए होते हैं। इनके साथ कंपैरिजन करने के लिए बीच में आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रादर आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा, एज डैश एज से हम एक पॉजिटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, बट सो डैश एज से आप हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस ही फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज फास्ट एज आई, ठीक है। या मे बी ही इज नॉट एज स्मार्ट एज आई, ठीक है। एक एफर्मेटिव सेंटेंस भी दिया मैंने आपको, एक नेगेटिव सेंटेंस भी दिया। Whereas so dash as के साथ मैं हमेशा नेगेटिव सेंटेंस ही फ्रेम कर सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल सकती शी इज सो स्मार्ट एज हर मदर, नो, ठीक है। शी इज नॉट सो स्मार्ट एज हर मदर, नेगेटिव सेंटेंस ही फ्रेम कर सकती हूँ। जब मैं नॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही सेंटेंस सो डैश एज के साथ फ्रेम कर सकती हूँ। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं यही आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। कोई आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि शी इज़ अ गुड गर्ल और गुड गर्ल वहाँ अंडरलाइन करके पूछ लिया कि वो एक एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नाउन है, नो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में ट्राई करती हूँ कि कुछ एक रूल्स ऐसे देती रहूँ जो आपके काम आ सके एग्जाम में, ओके। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करेंगी कि आर्टिकल्स का टॉपिक।
ओके, आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो भी एडजेक्टिव से ही एसोसिएटेड होता है। आर्टिकल्स एडजेक्टिव से ही निकल के आ रखे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स आपने जनरली सुना होगा ए एंड द, ओके, जिसमें से ए और एंड जो है वो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। ए और एंड आपका इनडेफिनिट आर्टिकल, द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। अब आर्टिकल्स जनरली जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू जो कि वॉयल हैं, उनके पीछे आप इनका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके पीछे ए का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बिफोर कमिंग टू दैट लेट मी पुट इट इन दिस मैनर कि अगर कोई चीज़ डेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब मान लीजिए मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, हम दोनों जो कॉन्वर्सेटर हैं, मान लीजिए जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो उस इंसान को भी पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ मान लीजिए कोई बहुत फेमस होटल है, ताज की बात कर लेते हैं, तो इफ़ आई एम सेइंग द लंच आई हैड इन द ताज, तो जब मैं द ताज बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वी बोथ आर अवेयर कि मैं कौन से ताज की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे चीज़ डेफिनेट नहीं है, मैं एक्चुअली किसकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनेट में क्योंकि मेरे पास दो आर्टिकल्स हैं ए और एन, तो कहाँ ए आएगा कहाँ एन आएगा ये समझ लीजिए। एज आई सेड कि जनरली आप वॉयल के पीछे एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पीछे ए लगाते हैं। अब वॉयल जब मैं बोलती हूँ शायद आपके दिमाग में यही चीज़ आएगी ए ई आई ओ यू, बट ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए। वॉयल और कॉन्सोनेंट दोनों ही साउंड्स हैं, ये कोई लेटर्स नहीं है कि अल्फ़ाबेट में से ये कुछ एक लेटर ए ई आई ओ यू ये वॉयल है, नो दे आर साउंड्स। अब साउंड्स जो हैं जनरली इंग्लिश में 44 साउंड्स होती हैं, ठीक है, उनमें से 20 साउंड्स जो हैं वो वॉयल साउंड्स हैं और 24 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। वो जो 20 साउंड्स वॉयल साउंड्स हैं, जैसे वर्णमाला आपने हिंदी में देखी होगी, वर्णमाला में जो ऊपर स्वर वाला सेक्शन रहता है अ आ ई उ, वो सारे हमारे वॉयल साउंड होते हैं, और जो नीचे व्यंजन वाला सेक्शन रहता है प फ ग ख घ, वो सारे हमारे कंसोनेंट साउंड हैं। व्हाट आई एम सेइंग, जब कोई चीज़ इनडेफिनिट है वहाँ पे आप इनडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन में मेरे पास ए रहता है और एन रहता है। ए का इस्तेमाल मैं कंसोनेंट साउंड के पीछे करती हूँ, कंसोनेंट साउंड जो नीचे वाला व्यंजन वाली आवाज़ रहती है, और एन का यूज़ मैं वॉयल साउंड के आगे ऊपर करती हूँ, ठीक है। जब भी कोई चीज़ वॉयल साउंड सारी मात्राएं जितनी हैं अ आ ई ये सारी मात्राओं वाला साउंड जो है ये वॉयल साउंड रहता है। आर्टिकल मैंने बोला कि ये एडजेक्टिव की ही कैटेगरी से निकल के आया है, तो इनके इमीडिएट बाद भी हमें नाउन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे बोला शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, तो ए वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल है मेरा, और उसके बाद निकल के आ रहा है अ गर्ल, उसके आगे मैंने एक नाउन लिख रखा है। चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस क्लास में अभी के लिए आर्टिकल्स का इतना ही कॉन्सेप्ट उठाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज को और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।